हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। हमारा जो आज का टॉपिक है, अगेन जैसे कि आपको पता है हम सीडीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 75 क्वेश्चंस इसके ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर के वो वीडियोस देखिए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा एक लेक्चर और बचेगा इसके बाद, जिसपे जैसा कि आपको पता 120 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, देन 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। यहाँ पर पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो जब हम SCO की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है, इट इज द गोल ऑफ SCO इज टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक फेयर एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। देखिए कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही उद्देश्य रहता है कि वो एक इकोनॉमिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूजफुल होती है। तो वैसे ही SCO भी यहाँ पर बनाया गया है। तो बहुत बेसिक लाइन है फर्स्ट वाली। सेकेंड वाले में देखेंगे, ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने इसके बारे में करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि ईरान जो है वो SCO का मेंबर है। अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर अवस्थित है, SCO का मुख्यालय कहाँ पर है। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो यहाँ पर देखिए ईरान, बिल्कुल सही बात है कि SCO का परमानेंट मेंबर है। तो ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इज और आर करेक्ट। देखिए क्रिकेट से क्वेश्चंस, मतलब हम बोले अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चंस आपको क्रिकेट के देखने मिलेंगे, बैडमिंटन के देखने मिलेंगे, कोई चैंपियनशिप हुई है उसके देखने के लिए मिलेंगे, तो थोड़ा सा वो भी पढ़ते हुए चलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया वन दिस टाइटल फॉर द 4th टाइम, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपको पता है कि सब इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं, सारे हमारे जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं वो जीते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। देन उसके बाद इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही बात है, साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू भारत रत्न अवार्ड इज और आर करेक्ट। जब हम भारत रत्न अवार्ड की बात करते हैं तो लिखा हुआ इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1970। तो बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू को 1954 में ही भारत रत्न मिल गया था, 1954 में। तो चल उसके पहले से रहा है ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है भारत रत्न के बारे में। उसके बाद लिखा हुआ है, द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट्स। क्या इसमें हमको कुछ पैसा नहीं मिलता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपको दे दिया है, भारत का सबसे बड़े अवार्ड से आपको सम्मानित कर दिया। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम आपको कुछ पैसा भी दें। पैसे से बड़ा क्या है? ये सम्मान। तो हमने आपको ये सम्मान दे दिया, तो यहाँ पर आपको कोई भी मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं मिलती है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से फ्रेम होते हैं, और इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रख के चलें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। मैंने आपको जैसे भी बताया है कि इनोवेशन इंडेक्स, इंडाइसेस पूछे जाते हैं, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स चर्चा में था क्योंकि भारत की रैंकिंग पिछले साल भी 14 थी, इस बार भी 40th रैंक पर है। तो ध्यान रखना है, इंडिया 40वीं रैंक पर है, 2022 में भी था, 23 में भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आप लोग जो एग्जाम देंगे उसमें 24 वाली रैंक भी आप लोग याद करके चलेंगे, ठीक है। India has been on raising a trajectory over the period of 2015 और 23। यहाँ पर ये पूछा ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये है कि इस तरह से अगर हम ग्राफ देखें तो धीरे धीरे इंडिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस तरह से आपको भी ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में था इस समय पर, और ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए बट ऑब्वियस बात है, लेकिन हमको प्लांटेशन करना है। यहाँ पर हमको वेस्ट लैंड की और रिवर कैशमेंट एरियाज में प्लांटेशन करना है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका संबंध अगर यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट देखें तो कैरोसिन एंड सोलर पावर से कहीं तक नहीं है। तो 3 ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज और आर करेक्ट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, क्योंकि विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ह्यूमन राइट्स चर्चा में है ना, जैसे कि इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, उसके कारण से ह्यूमन राइट्स चर्चा में रहा। ठीक है, तो द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज अजाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल क्राइम। सही बात है, अगर किसी ने पॉलिटिकल क्राइम किया है तो उसको अजाइलम में रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। देन उसके बाद द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री डेप्राइवल ऑफ नेशनैलिटी एक्सेप्ट फॉर द फ्रीडम टू चेंज नेशनैलिटी। अगर उसको नेशनैलिटी चेंज करनी होगी तो वो खुद से कर सकता है। ठीक है, उस पर हम क्या कैसे दबाव नहीं डाल सकते हैं। ठीक, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस। ये बहुत कहना चाहिए लड्डू क्वेश्चन होते हैं ना, उस तरह का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आपने पढ़ा है कि नोबेल प्राइज 2 बार जीतने वाली यूएन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूएनएचसीआर, इसका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाली नहीं है ये ध्यान रखना है। ये हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज उनके लिए थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन इन्फेक्शन डिसीज। अब वैक्सीनेशन के बारे में भर भर के पढ़ा हुआ है। ठीक है, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी। किसी एजेंट को ब्लॉक करेगा क्या? नहीं, ब्लॉक करने का काम नहीं करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो जाता है हमारा गलत। ठीक, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हमको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जाता है और एंटीबॉडीज जनरेट करता है, एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट्स व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी। कोई किसी चीज को किल करने के काम नहीं करता है, केवल एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करता है। तो स्टेटमेंट 3 भी हमारा गलत हो जाता है। इसके हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट, विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। कौन सा सेल है? बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा है, मसल्स में होता है, पैगोसाइटिक सेल्स में होता है। तो रेड ब्लड सेल्स मैंने जब आपको पढ़ाया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में, तो हमने पढ़ा था आरबीसी बहुत ज्यादा अमाउंट पे जनरेट होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो आरबीसी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव द यूज ऑफ अ प्लास्टिक्स हैज लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये देखिए कि इतना बेसिक क्वेश्चन है ना, प्लास्टिक मुक्त भारत आपने पढ़ा है, प्लास्टिक मुक्त भारत हर एक बच्चे से, आप किसी एक बच्चे से पूछ लेंगे 6th-7th क्लास का जो थोड़ा समझदार होता है कि प्लास्टिक के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, वो बता देगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कभी खत्म नहीं होता है, उसको रीयूज नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते। तो बहुत, ये भी मैं कह सकती हूँ लड्डू क्वेश्चन ही था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन। माइक्रो बॉडीज जो होती हैं, मैंने आपको बताया था माइक्रो बॉडीज जो है वो फूड को पचाने में काम आती हैं। तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में जो होते हैं वो किस चीज के लिए काम आते हैं? एंजाइम्स के बने होते हैं। एंजाइम्स ही होते हैं जो हमें भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लाइजोजाइम करके है, इसको ध्यान रखना है, जो कि टीयर्स और सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विच सेट ऑफ वेजिटेबल्स इन द अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ अ प्लांट। स्टेम की बात हो रही है, ठीक है ना, हम यहाँ पर फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम की। तो स्टेम किसका होता है? आपको पोटैटो का देखने के लिए मिलेगा, आपको अनियन का देखने मिलेगा और आपको गार्लिक का देखने के लिए मिलेगा। कुछ नहीं करना है, आप अपने घरों में भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अनियन को आप अगर मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो थोड़े दिन में उससे क्या निकलने लगेंगे? पौधे निकलने लगेंगे। आपको ऊपर पौधे, अनियन ऐसे लटकते हुए नहीं दिखेंगे ऑब्वियसली, आपको उससे पत्तियां देखने के लिए मिलेगी, गार्लिक से मिलेगी, पोटैटो से मिलेगी। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है स्टेम की बात कर रहे हैं कि जड़ की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान रखें। Which of the following indicators are used to observe the monetary transmission mechanism in the economy? ये थोड़ा सा टफर साइड में बोल सकती हूँ क्वेश्चन है, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांसमिशन की बात हो रही है।
अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो यहाँ पर बेसिकली लैंडिंग रेट वेटेड एवरेज होना चाहिए, वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट होना चाहिए। MCLR बिल्कुल नया टर्म एड ऑन किया गया है अभी, ये ध्यान रखेंगे। एक ये भी एक लैंडिंग रेट ही होता है, लैंडिंग रेट होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी आपको रेट दिया हुआ है इसके नीचे रेट पर बैंक आपको लोन नहीं दे सकते, डिसाइड कर दिया गया है कि इतना है, इसके नीचे नहीं दे सकते। तो 1 ईयर मीडियन MCLR सही है। SDF जो होता है वो हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज होता है, ये बहुत बेसिक नया टर्म अभी एड ऑन किया गया है। अगर ये थोड़ा बैंकिंग वाला सेक्टर में आ जाता है, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस वाली अपनी क्लासेस में इसको पढ़ाया, डिस्कस भी किया हुआ है। तो SDF जो होता है वो एक लेयर बना लेता है कि उसके ऊपर या नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते ना, लेकिन ये कोई ऐसा लैंडिंग रेट नहीं है। तो लैंडिंग वाले जितने भी चीजें आएंगी वो हमारी मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में आते हैं। तो 1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अगेन SDF मैंने आपको अभी बताया इंट्रोड्यूस हुआ है 2022 में, और ये एक LAF कॉरिडोर, इस तरह का आपको एक कॉरिडोर मिलेगा, उसके ऊपर आपको SDF मिलता है, उसके नीचे रेपो रेट, ऐसा करके मैंने पढ़ाया हुआ है ना। तो ये इससे रिलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन इस केस में हमारा बोथ आर करेक्ट, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 90th नंबर का बोथ आर करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बेसिकली हमारे लिए नहीं रहता, बैंक्स के लिए रहता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटेड ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने पढ़ा है, अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स चर्चा में भी बहुत था। तो इसमें लिखा हुआ फ्यूल एंड पावर हैज हायर वेटेज, बिल्कुल गलत बात है ये। सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का होता है, देन प्राइमरी आर्टिकल्स का होता है, देन फ्यूल एंड पावर का होता है। तो फ्यूल एंड पावर का कम वेटेज होता है। नेक्स्ट है वेटेज ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन WPI इज हायर देन फ्यूल एंड पावर, ये सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है if India enters into an free trade agreement with other nations then the growth of export of India would depends upon the which of the following। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आपको नहीं भी बनते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं रोकते हैं, क्योंकि इसके पहले के सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, कुछ हमने साइंस के किए हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट्स आपको टिप्स पे याद होने वाले हैं। हाँ ना, करंट अफेयर्स भी बहुत टफ नहीं आया है, कुछ चीजें जो टफर साइड पे है, जैसे कि थोड़ा सा इकोनॉमी टफ आया था, हिस्ट्री टफ आया था, और थोड़ा सा साइंस एंड टेक का आपको जो थोड़ा सा टफ था, अदरवाइज पेपर बहुत अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया किस मतलब यहाँ पर अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसका एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे जब कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत सारी फर्दर एप्लीकेशंस आपको दी रहे हैं, ये मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगी। हर बार ये यूजफुल नहीं होती है, मैं ये भी बोलूंगी, डिस्क्लेमर दूंगी, हर बार यूजफुल नहीं होती है, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में यूजुअली सारे स्टेटमेंट सही होते हैं, यूजुअली, है ना। पढ़ लेते हैं। एक्सटेंड ऑफ अ टैरिफ रिडक्शन विजा विज MFN टैरिफ। अब देखिए MFN टैरिफ मोस्ट फेवर्ड नेशंस वाला, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली टैरिफ में रिडक्शन मिलेगा ही, क्योंकि FTA कर रहे हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ परसेंटेज हमको यहाँ पे रिडक्शन मिलेगा, सही बात है। एक्सटेंड ऑफ अ रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, इस पर भी रिलैक्सेशन मिलेगा, सही बात है। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स पे भी रिलैक्सेशन मिलेगा। लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया वो भी डेवलप होगा कहीं ना कहीं, एंड इनकम ऑफ नेशंस विथ विच इंडिया एंटर्स इनटू FTA, उसकी भी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये FTA के बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये बहुत पढ़ा हुआ है, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑक्टेन नंबर का है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन। ऑक्टेन नंबर आपको किसका निकालना पड़ता है, पेट्रोल का, और सीटेन नंबर किसका निकालना पड़ता है, डीजल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पहले ब्यूटेन आता है, देन पेंटेन, देन हेक्सेन, देन उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि बी। नेक्स्ट वी हैव which one of the following is a correct order of reactivity of Mg, Al, Zn, Fe and Hc with HCl। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही करेक्ट सीक्वेंस में आपको मिलेगा। रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो पहले इसके पहले आपको दूसरी चीजें भी मिल जाएंगी, सोडियम वगैरह, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
मीथेनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज, अब ये तो बहुत बेसिक चीज है। मीथेनॉल क्या करता है? मीथेनॉल जो है वो मीथेनल बना लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है मीथेनल में लिवर में, और प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव विनेगर। ये देखिए विनेगर सब लोग घर में यूज करते हैं, सबने सुना है। किस तरह का होता है? एसिटिक नेचर का होता है। कहाँ दिख रहा है एसिटिक? एक ही जगह दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। बहुत बेसिक तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ग्लोबल डिमिंग? ग्लोबल डिमिंग मतलब अचानक से टेम्परेचर में कमी आ जाना, है ना। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइज ऑफ अ टेम्परेचर, नहीं, मैंने क्या कहा? एकदम से टेम्परेचर का कम हो जाना। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन? सीटेन यहाँ पर किसे कहा जाता है ये याद रखेंगे, तो हेक्साडीकेन को यहाँ पर सीटेन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। Which one of the following countries is not part of Arabian Peninsula? अरेबियन पेनिनसुला जो हमारा रेड सी के पास में है, ठीक है। रेड सी के पास में कुवैत है, ओमान है और यमन है। ये गलत लगाया, जिसने भी टिक लगाया है, यमन है। जॉर्डन आपको डेड सी के पास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, डेड सी के पास देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। ओके, यहाँ तक हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमारे बीच 20 क्वेश्चंस और बचे हुए जिसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं और एक आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, अगर हम सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो हम अपने एग्जाम के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, जारी रखिए तैयारी। बिल्कुल ऐसा ढीले नहीं पड़ना है कि अब पेपर बहुत दूर है तो हम उस समय ही तैयारी करेंगे। नहीं, अगर टाइम मिला है तो क्यों ना आप इसे यूटिलाइज करो और इसी समय पर आप अच्छे से तैयारी करते चलें। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।